होता था, ठीक है। वी एनकाउंटर लॉट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इन द डे टू डे लाइफ, जैसे कि फिनॉल, जिसको दैट इज यूज एज अ हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट, जिसको अपन फिनाइल कहते हैं। अनदर एरोमेटिक कंपाउंड इज so that phenyl or phenol is having a strong smell. अपन को पता है जब भी सफाई होती है, there is a peculiar kind of smell associated with phenyl or phenol. Actually it is phenol, ठीक है, phenyl तो अपन commonly बोल देते हैं। नैप्थलीन बॉल्स हैं, ठीक है, जो अपन अपने कपड़ों में रखते हैं, मॉथ बॉल्स, जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट। ओके, तो उसमें भी अपन जानते हैं कि एक पिक्यूलियर स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है नैप्थलीन के अंदर। सो दैट इज ऑल्सो एन कंपाउंड हैविंग अरोमा, तो इससे नाम पड़ गया एरोमेटिक। लेकिन आज अपन जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, they are not related to aroma or a special kind of smell which they give. There is a concept of resonance which is involved in aromatic compound. और ये रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या है, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं जल्दी से, और फिर अपन इसका प्रिपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है कि दोस कंपाउंड व्हिच फॉलो हकल रूल आर एरोमेटिक कंपाउंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एरोमेटिक कंपाउंड अपन ने डिस्कस किया है, बेसिक हकल रूल फॉलो करते हैं। हकल रूल में कौन कौन सी कंडीशंस आती है, बताओ जरा ऋषिक, जल्दी से बताओ, फिर प्रिपरेशन पे चलते हैं अपन। साइक्लिक हो, प्लानर हो, ठीक है, और रेजोनेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन 4n+2 हो, तो ये अगर कोई फॉलो करता है 4n+2 बाय इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब होगा 2, तो ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये तो अपन ने पहले भी देखा था, एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको प्रिपेयर कैसे करना है, क्या करना है, ये अपन को देखना है। बेंजीन डेरिवेटिव्स कैसे प्रिपेयर करना है, दैट वी हैव टू सी, ठीक है। तो एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड जो है दे हैव, इसमें अपन सारे एरोमेटिक कंपाउंड के बदले रिएक्शंस जो डिस्कस करते हैं वो बेंजीन के डिस्कस करते हैं। और बेंजीन जैसा कि दो स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है, क्योंकि यहाँ पे डबल, सिंगल, डबल दोनों पाई बॉन्ड जो है, या तीनों पाई बॉन्ड है, आपस में नेबर्स हैं, एंड दे कैन गेट डीलोकलाइज्ड। इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, वो आपस में मिक्सअप हो जाएगी, ठीक है। तो अपन दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इसका ना ये दोनों का हाइब्रिड होता है, जिसको अपन ऐसे शो करते हैं। अगर इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल पिक्चर अपन देखें ऋषिक, तो इट विल लुक लाइक दिस, कि ये प्लेन है और ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब इस पे आपके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पी ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये सारे पी ऑर्बिटल जो हैं आपके, दे विल जॉइन टुगेदर, ठीक है, दे विल जॉइन टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ रिंग काइंड ऑफ थिंग, रिंग बन जाएगी। तो इस कारण से ये बहुत स्टेबल है, ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन के कारण ये अपन ने देखा था। तो रिएक्शन जितने भी होंगे वो सब अलग अलग तरह के होंगे यहाँ पर रिएक्शंस। रिएक्शन का मैकेनिज्म भी अलग होगा, मैकेनिज्म जिससे रिएक्शन होते हैं। ऋषिक, सूरत कोई रिएक्शन अगर आपको मालूम हो एरोमेटिक बेंजीन्स का, तो मुझे बताएं जरूर। हाँ ऋषिक बताओ। सूरत, सर नाइट्रिक एसिड के साथ। हाँ नाइट्रिक एसिड के साथ हो सकता है। क्या होगा नाइट्रिक एसिड के साथ?
सर नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा हाँ नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और कोई प्लस रिएक्शन? वाटर। सर वाटर और मतलब नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर। हाँ नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर बन जाएगा। और कोई रिएक्शन पता हो? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी। हाँ तो ये सभी रिएक्शन कैटेगरी में आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। देखिए जैसा कि अपन ने डिस्कस किया कि बेंजीन जो है इट इज वेरी स्टेबल, और उसकी स्टेबिलिटी का जो रीजन है वो है कि यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर है, और एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थिंग है वो है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो साइक्लिक रेजोनेंस कर रहे हैं। ठीक है, और वो इसलिए कर पा रहे हैं कॉमनली क्योंकि यहाँ पे जो इनके जो पी ऑर्बिटल है, ये सभी पी ऑर्बिटल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि नेबर्स होने के कारण। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली पूरे मॉलिक्यूल पर डीलोकलाइज रहेंगे, जिसको अपन रेजोनेंस कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बेंजीन के पिक्चर है। तो अगर आप देखें तो दो ऊपर और नीचे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अपन ये जानते हैं, एक तो ये बात अपन को मालूम है कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे न्यूक्लियोफाइल तो अप्रोच नहीं करेगा। उसका सिंपल सा कारण है कि न्यूक्लियोफाइल अगर अप्रोच करता है, ठीक है, तो वो रिपेल हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशंस में न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन अपन कराते हैं, नॉर्मल कंडीशन में वो अप्रोच नहीं करने वाला, बिकॉज इट विल गेट रिपेल्ड नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशंस में इट विल गेट रिपेल्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। हाँ इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल को अपन जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल जरूर इसके ऊपर आ सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आएगा तो ये अट्रैक्शन फील करेगा और डबल बॉन्ड को अपने ऊपर खींच लेगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड को अपने ऊपर खींचेगा तो रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना, मतलब आगे रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। और ये जो रिएक्शन है ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनता है? कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आया इलेक्ट्रॉन लेविंग स्पीसीज, जरूरी नहीं कि प्लस चार्ज ही हो, ये न्यूट्रल भी हो सकता है ना। इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल में लगा दूंगा। एक बात आप नोटिस करेंगे कि जो बेंजीन है उसके तीनों पाई बॉन्ड इंटैक्ट है, वो अपन को नहीं हटाने, क्योंकि अगर वो हटा दिए तो एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो अपन बेंजीन के पाई बॉन्ड को इंटैक्ट रखते हुए ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर रहे हैं, दिख रहा है अपन को, और यहाँ से H+ हट रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H भी लगे हुए, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड है हर कार्बन पे, जो लिखे नहीं गए थे, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इनको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर E+ आ रहा है और H+ हट रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि जैसा स्पीसीज आएगा वैसा स्पीसीज जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो H+ ही वो भी इलेक्ट्रॉन प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहे। माइनस आ रहा है तो माइनस ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए अपन इसको कह रहे हैं। तो एक तो देखा जाए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे? क्योंकि एक ग्रुप हटके दूसरा ग्रुप लग रहा है, H हटके E लग रहा है, ऋषिक। और ये जो ग्रुप आ रहा है सूरत, ये इलेक्ट्रोफाइल है और सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम का मतलब समझ आ गया, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं EAS रिएक्शन। यस सर, क्लियर है। हाँ, तो अब मैकेनिज्म कैसे होगा? मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा है, और मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके। ठीक है, कुछ ओलंपियाड के क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बड़े ट्रिकी हैं। IIT से भी ट्रिकी क्वेश्चन आया है एक ओलंपियाड में, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आए, ऐसा नहीं कि सारे ट्रिकी क्वेश्चंस ही आएंगे। सिंपल क्वेश्चन जो आप आसानी से कर सकते हो सिर्फ इनिशियल इंफॉर्मेशन को देखकर ही। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म अपन स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म में मैं सिंप्लिसिटी के लिए हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा ताकि अपन को इजीली समझ में आ जाए। ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और ये बेंजीन ऐसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बॉन्ड खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा बाहर, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ गया।
ठीक है, ई टूट गया और यहाँ पे एच पहले से था, जो पहले तो नहीं लिखा था लेकिन अब लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, इसको अपन कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये नाम ध्यान रखना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये। ठीक है, अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये कैसे बना है, इलेक्ट्रोफाइल जो आया, इलेक्ट्रोफाइल ने पाई बॉन्ड को खींचा जिससे ये बना। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी रेजोनेंस कर तो सकता है, जैसे ये प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को अपने ऊपर खींच ले, तो इससे होगा ये कि पाई बॉन्ड उधर चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, प्लस इधर रह गया। ठीक है, ये प्लस चार्ज वापस से अपने आगे वाले पाई बॉन्ड को पुल कर ले, तो पाई बॉन्ड अभी ऐसे जुड़ा हुआ था, इधर से इधर आ जाएगा, है ना, इधर का प्लस खत्म हो गया, प्लस उधर आ गया जहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ना। यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही बॉन्ड से कनेक्टेड है, इधर की जगह इधर शिफ्ट हो गया है ना। तो ये अपन को दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये रेजोनेंस बताई गई है, ये जो बीच में जो इंटरमीडिएट बना है ना, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब आधे अधूरे बॉन्ड वाली कोई चीज। ठीक है, जो स्टेबल नहीं है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है लेकिन ये आगे प्रोडक्ट बना लेगा। तो इसको अपन क्यों डिस्कस करें, जब ये इंटरमीडिएट है बीच में, यहाँ पे तो रिएक्शन रुकना ही नहीं है, जल्दी से आगे निकल जाएगा, इसका लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है ना, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो इंटरमीडिएट बन रहा है आपका, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट अपन ने शो करा, या जनरल इसका ये तो 3 स्ट्रक्चर से इंडिविजुअल, इसको अपन एक ही स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, समझ आ गया। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गया अपना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। अब आगे क्या करें, आगे ये ऐसे तो नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो है स्लो स्टेप है, मुश्किल स्टेप है। क्यों है मुश्किल ऋषिक, सूरत, व्हाई इट इज स्लो स्टेप? बताओ कैसे बता सकते, क्यों कह सकते हैं कि स्लो स्टेप होगा, कैसे मालूम? फास्ट भी तो हो सकता था। डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसलिए। हाँ, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से एक चार्ज स्पीसीज बन रही है, एरोमेटिसिटी थोड़ी देर के लिए खत्म हो रही है। हालांकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स में रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन एक बात आप गौर करेंगे तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, तो ये एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक के साथ जो खास स्टेबलाइजेशन कनेक्टेड था वो नहीं है, तो ये मुश्किल स्टेप है, इसलिए स्लो स्टेप है। और पूरे रिएक्शन में अगर बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं, है ना, पूरे मैकेनिज्म में, ये तो आप सब जगह देखेंगे, बहुत ही कॉमनली देखेंगे पूरे मैकेनिज्म में, अगर बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं अब्दुल्ला, तो पूरे रिएक्शन का जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है, पूरे रिएक्शन का स्पीड किस पे निर्भर करेगा? जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, है ना, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप से ही रिएक्शन सबसे धीरे धीरे निकल रहा है, इसलिए अपन इस स्लोएस्ट स्टेप को RDS कहते हैं। दिख रहा है आपको, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप इज RDS, है ना। कौन सा? पूरे रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी के ऊपर, क्योंकि वहां से कितना जल्दी रिएक्शन आगे बढ़ जाता है उस पर पूरे रिएक्शन का रेट निर्भर करेगा। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, आगे कोई बेस आएगा, है ना, मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, स्टेप 2। स्टेप 2 में कोई बेस आएगा, बेस कौन होगा, जरूरी नहीं कि आपने कोई बेस अलग से लिया हो,
बेस कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी बेस का काम कर सकता है, या जिसके साथ E+ आया है कोई माइनस होगा वो काम कर सकता है, और ये बेस जो है ये H+ को तोड़ लेगा। H+ को तोड़ के ये जो इलेक्ट्रॉन है जिससे कनेक्टेड है ये वापस से अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और नतीजा ये होगा कि आपका इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ मिलेगा। और वापस से ये फास्ट स्टेप है। क्यों 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 है ये फास्ट स्टेप अब्दुल्ला, सूरत? ये फास्ट स्टेप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे H+ हटा और वापस से न्यूट्रल बेंजीन बन गया, वापस से एरोमेटिक बन गया, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो जल्दी से हो जाएगा, स्टेबल चीज बन रही है। तो रेट ये फास्ट स्टेप के ऊपर निर्भर नहीं करता। एच के हटने का रेट डिसाइड नहीं करता रिएक्शन के रेट को। कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा दैट विल डिसाइड कि रिएक्शन कितना आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर मोहम्मद एंड अब्दुल्ला? इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे I अब joined by the हाँ by my brother's name Abdullah. हाँ सर हम दूसरे नाम से आए थे क्लास के अंदर, तब तो हमने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर ली। अब्दुल्ला। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ओके। चलो, तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। अब इसमें मेन 2 स्टेप्स हैं, हालांकि एक्चुअल स्टेप्स तो ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एक आप बात अब नोट करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है ये मैंने बनाया दिया है E+, और ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल आपका बनाया रेडीमेड हो सकता है रिएक्शन में कुछ स्टेप इन्वॉल्व हो जिसमें ये इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करने वाला है वो बन रहा हो, है ना, वो भी स्टेप्स रिएक्शन का ही हिस्सा माने जाएंगे, ठीक है। तो उन स्टेप्स को मैंने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो मेन स्टेप्स नहीं है। मेन स्टेप्स जो बेंजीन से रिएक्शन दिखा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कर रहा है, और बेंजीन पे अटैक कर रहा है तो H+ हट रहा है वहां पे, ठीक है। बीच में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये देखो यहाँ से ऐसे गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से H+ हटा, तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है, अब ये अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे अगर मैं E+ अगर NO2+ लेता हूं तो ये नाइट्रेशन कहलाएगा, मतलब बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन होता है ना, नाइट्रेशन नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रेशन एंड द प्रोडक्ट विल बी PHNO2, बेंजीन पे NO2 लग जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अगर आपका E+ जो है ये R+ है, R+ क्या होता है? हाँ मोहम्मद, सूरत, ऋषिक, जल्दी से बताओ R+ किसको कहते हैं अपन? R+ एल्काइल ग्रुप को बोलेंगे अपन। तो अगर आपने बेंजीन लिया है ना और उस पे E+ लगाया तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, ये तो मैंने बताया। अगर इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है तो इसको कहते हैं नाइट्रेशन। अगर आपने बेंजीन पे जो इलेक्ट्रोफाइल लिया है वो R+ है तो बेंजीन पे R+ जुड़ जाएगा, E की जगह R लिख देंगे अपन, या R हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना। तो ये कहलाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। समझ आया? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो 11th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो आप लेना चाह रहे हो ये, अगर आप X+ लेते हो, X तो हेलोजन को कहते हैं अपन, ठीक है, तो ये कहलाएगा हेलोजिनेशन।
जिसमें आपका प्रोडक्ट है हेलोबेंजीन मिलेगा, जो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन ऐसा कुछ हो सकता है ना। एक्स जनरल रिप्रेजेंटेशन है हेलाइट्स का। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो ले रहे हैं, है ना, वो SO3 ले रहे हैं, है ना, SO3, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा SO3H, है ना, और ये SO3H जो है आपका बेंजीन पे जुड़ा हुआ SO3H बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बदल देता है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है अपना COOH, वैसे SO3H होता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और ये रिएक्शन कहलाएगा सल्फोनेशन। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं ये एल्काइल ग्रुप, पहले तो एल्काइलेशन तो देख ही चुके हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप और CO पे अगर प्लस है, ये बड़ा अलग सा इलेक्ट्रोफाइल लगता है पहली बार में अगर आपने नहीं देखा तो, हालांकि ये बहुत कॉमन है। तो ये कहलाता है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, सॉरी एल्काइलेशन तो ऊपर लिख दिया, तो इसका नाम भी वैसे का वैसा होता है, इसका नाम होगा असाइलेशन। ये असाइल ग्रुप कहलाता है। RCO+ है, CH3CO+ है, उसको असाइल ग्रुप कहेंगे। तो ये कहलाएगा फ्री ये ग्राफ्ट। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का वो है? हाँ, ये कीटोन या एसिड क्लोराइड को आधा काट दो तो CO+ बनेगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट ये इस तरह से आएगा, जिसमें C डबल बॉन्ड बनेगा कीटोन, और एक तरफ R लगा हुआ है, एक तरफ बेंजीन लगा हुआ है। ये फ्री ग्राफ्ट असाइलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये काफी सारे, सबका मैकेनिज्म एक जैसा है। ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना जो कि स्लो स्टेप है, RDS है, फिर H+ का हटना जो कि फास्ट स्टेप है। ठीक है, अब एक सवाल आपको सब जगह आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, क्योंकि ये तो एरोमेटिक केमिस्ट्री तो 12th में भी है और 11th में भी है। हाँ, इसमें ऐसा भी है कि जो ग्रुप आप प्लस के फॉर्म में नहीं ला सकते, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, उनको आप यहाँ पे डायरेक्टली लगा भी नहीं सकते, उनको इनडायरेक्टली लगाते हैं अपन। जैसे OH तो अपन को माइनस मिलता है, तो वो डायरेक्टली अपन ES से डायरेक्ट एक स्टेप में OH नहीं लगा सकते, ES से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं लगा सकते, उसके लिए अपन को दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो जो ग्रुप आपको प्लस के फॉर्म में नहीं बन सकते वो ग्रुप यहाँ पे लगे हुए भी नहीं मिलेंगे, है ना, एक बार में नहीं लगेंगे, इनडायरेक्टली अपन लगाएंगे दूसरे रिएक्शंस करके। ठीक है, तो ये कुछ फिल्ट्राफ्ट, एल्काइलेशन, असाइलेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं आपके एरोमेटिक केमिस्ट्री में होने वाले। तो ये अपन इसी पर ही आगे बात करते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रिएक्शंस आ सकते हैं, कैसे करना है। एक जो सबसे कॉमन रिएक्शन है और जो सब जगह आता है, ये है रेट ऑफ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का रेट बताना है, मतलब आपने नाइट्रेशन किया और आपको रेट बताना है किस पर। C6H6 ये तो बेंजीन है, C6 और D6 ये ऐसी बेंजीन है जिसपे हाइड्रोजन का आइसोटोप लगे, H नहीं लगा, हेक्सा ड्यूट्रोबेंजीन। और C6T6 ये 1, ये 2 और ये 3, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या ऑप्शन हो सकता है? ये एक सवाल बहुत ही कॉमन है, सब जगह पे बहुत ज्यादा काम में आता है। इसके बारे में एक मैं बात बताना चाहूंगा। आपको ये बात मालूम है कि आइसोटोप अगर हेवियर होता है तो बॉन्ड मुश्किल से टूटता है, ये पता है आपको? नो सर, नहीं पता। हाँ, देखो ऐसा होता है कि जो हेवियर आइसोटोप होता है ना, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, है ना, क्योंकि उसमें तो एक ही प्रोटॉन है। ड्यूटेरियम का मास कितना है?
2। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास तो अपन नेग्लिजिबल होता है, और ट्रिटियम का मास तिगना है, 3 टाइम्स है हाइड्रोजन के मास का, क्योंकि उसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। और मान लो अगर अपन ऐसी बेंजीन बना भी देते हैं जिसमें 6 जगह पे हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन के हैवी आइसोटोप लगे हैं, भारी वाले आइसोटोप लगे हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो ऐसा अगर करते हैं तो रेट पे क्या असर पड़ेगा? समझ आ रहा है? रेट Yes. कैसे? हाँ, इसको आप ये भी देख सकते हैं, हिंट में आपको बता दो, आप इसका मैकेनिज्म का ध्यान कीजिए, एक फास्ट स्टेप है, एक स्लो स्टेप है, उससे आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, सोचिए, उसी डायरेक्शन में सोचना है। बताएं जरा। कैसे करेंगे अपन? सूरत, एनी आइडिया? सर ये जो दिया है इसके अंदर हमें ये बताना है कि इसके अंदर जल्दी नाइट्रेशन होगी। हाँ, किस में जल्दी नाइट्रेशन? सर इसका ए होगा। मुझे लग रहा है पहले वाले में जल्दी होगी, 1 वाले में। हाइड्रोजन, देखो रेट हाइड्रोजन जल्दी टूट जाता है क्योंकि हैवी आइसोटोप होता है ना, उसको तोड़ने में मुश्किल आएगी, धीरे टूटेगा। सर तो ए होगा इसका, क्योंकि सर हैवी है ट्रिटियम और ड्यूटेरियम, तो उसको हाँ, तोड़ने के लिए। देखो उम्मीद तो अपन को एक ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आंसर ए नहीं है, आंसर है इसका बी, तीनों का रेट बराबर होगा। हाँ, ये बात तो सही है कि ड्यूटेरियम धीरे टूट रहा है और ट्रिटियम और भी धीरे टूट रहा है, तो फिर रेट कैसे बराबर हो सकता है? ये सभी लोग गलती करते हैं, 12th में भी गलती करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर रेट कैसे बराबर हो सकता है? अगर ड्यूटेरियम धीरे टूट रहा है और ट्रिटियम और भी धीरे टूट रहा है, तो उसका तो रेट और भी धीरे होना चाहिए, और आंसर होना चाहिए ए, बट आंसर ए नहीं है, आंसर बी है, तीनों का रेट बराबर है। उसका कारण ये है कि ये स्लो स्टेप नहीं है, ये फास्ट स्टेप है। जैसे अपन पूरा ग्रुप बना के ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, है ना, समझ आए? तो इसमें जितने लोगों का ग्रुप है, अगर मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी आगे आगे भाग जाते हैं, होता ही है कि फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहा है, कुछ लोग जल्दी जल्दी भागते हैं, आगे जाते हैं, है ना, लेकिन मुझे ये बताओ क्या उससे पूरे ग्रुप की स्पीड तेज हो जाएगी? जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स में, हाँ, जो सबसे धीरे धीरे चल रहे होते हैं, है ना, जो जिनकी आदत होती है कि बहुत धीरे धीरे चलना, पीछे पीछे चलना, है ना, तो जो पूरे ग्रुप का स्पीड है, तो किस पे निर्भर कर रहा है कि पूरा ग्रुप जो है आपका, कौन कंट्रोल कर रहा है स्पीड को? जो सबसे धीरे वाला पर्सन है वो, जब तक वो नहीं आगे आएगा तो पूरा ग्रुप आगे नहीं बढ़ सकता, है ना, सबको, अगर आगे वाले आगे भाग भी गए तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे सोच लो कि कार की असेंबली लाइन है, ठीक है, कार के अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, अब मान लो बाकी सारे पार्ट्स तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, लेकिन कार का जो फ्रेम है ना, उसको बनने में ज्यादा समय लग रहा है। टायर्स जल्दी जल्दी बन गए, इजीली बन जाते हैं, रबर के टायर्स होते हैं ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना, डोर और फ्रेम बनने में ज्यादा समय लग रहा है। तो पूरे कार बनने की जो स्पीड है, वो सबसे धीरे वाला जो स्टेप है, फ्रेम कितने किस रेट से बन रहा है, उस पर निर्भर करती है ना। जैसे अभी चिप शॉर्टेज हो गई है ना, चिप शॉर्टेज चल रही है आजकल ऑटोमोबाइल्स के अंदर, यस सर। यस है सर, ना, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है। हाँ, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, फोन्स के चिप्स में भी चल रही है आजकल। हाँ, फोन के उसमें चल रही है अभी भी, वो पुराने चिप वो काम में ले रहे हैं, अपन जानते हैं, है ना, तो पूरी कार वार तो सब बना के तैयार रखी हुई है, लेकिन जो उसमें कंपोनेंट है जहाँ पे चिप लगने हैं वो नहीं लग पाए, तो फिर मतलब कार की बनने की जो रेट है, जो जल्दी हो रही है स्टेप, उस पर थोड़ा ना निर्भर कर रही है। बना के रख लो, टायर बना के रख लो, जितने मर्जी बनाने, अल्टीमेटली तो जब तक वो चिप नहीं लगेंगे, कार पूरी रेडी नहीं होगी, तब तक वो कैसे मानी जाएगी कार बन गई? तो जो आपका रेट ऑफ ओवरऑल प्रोसेस है, वो सबसे धीरे वाले पे ही निर्भर करता है कि वो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है।
है ना। तो स्लो स्टेप जो है आपका वो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, समझ आ रहा है। और अगर ये जल्दी होता है तो रिएक्शन जल्दी होता है, ये धीरे होता है क्योंकि ये सबसे धीरे स्टेप है। अच्छा, इसको तुम जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी को और जल्दी कर दो या थोड़ा धीरे कर दो, ड्यूट्रियम ट्रीटियम लगा के धीरे भी कर दिया, लेकिन रिएक्शन ये तो पहले ही जल्दी से बन के पहले ही ज्यादा बन रखा है ना। मतलब आपको जब तक ऊपर वाला स्टेप तेज धीरे नहीं करोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ आ रहा है। सर तो इसमें क्योंकि वो उन्होंने उसको सेम रखा जो नाइट्रेशन का है, तो इसलिए सर सेम रहेगा। हाँ, नाइट्रेशन का रेट तो वो तो ठीक है, हाँ उसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन एच से एच जल्दी हट जाएगा, डी थोड़ा धीरे हटेगा, टी थोड़ा धीरे हटेगा और भी, तो उससे रेट पे असर नहीं पड़ने वाला, रेट तो वही रहेगा। जब तक कि अपन हाँ नाइट्रेशन को कुछ ऐसा कर दें कि जल्दी हो जाए तो जल्दी होगा, क्योंकि रेट वो फर्स्ट स्टेप पे कंट्रोल हो रही है सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बनना आरडीएस में, ना कि एच काटना। एच काटना तो वैसे भी जल्दी हो रहा है, जल्दी को तुम और जल्दी कर दोगे तो कोई रेट तो ना होगा। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं किसी जगह पे, एक जगह पे ट्रैफिक जाम है ना, और एक जगह बहुत खुली सड़क है, तो वहां तो जल्दी चला रहे हैं तो ठीक है, हमेशा जल्दी ही चलाते हैं, वहां तो ऐसा को थोड़ा धीरे तेज हो जाओगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रैफिक जाम से कितना जल्दी निकल रहे हो वो आपके रेट को टाइम को डिसाइड करेगा, जर्नी के टाइम को, तो वैसा ही है ना। तो नाइट्रेशन कितना जल्दी हो रहा है कितना धीरे हो रहा है, आप नाइट्रेशन कौन से तरीके से कर रहे हो वो डिपेंड करेगा, ना कि ये ड्यूट्रियम ट्रीटियम। हाँ थोड़ा बहुत धीरे हो गया, लेकिन ये तो वैसे ही ओवरऑल वैसे जल्दी हो रहे थे, बहुत फास्ट स्टेप थे, और फास्ट स्टेप को थोड़ा धीरे कर भी दिया तो अभी भी तो फास्ट ही रहेगा, तो रेट इसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं आया सबके, सूरत रेशिक। यस यस सर। सर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, और सभी लोग गलती करते हैं, है ना, तो ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, सबको लगता है ए, लेकिन आंसर है इसका इक्वल रेट। ठीक है, फिर कुछ कुछ एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं एक एक, फिर इसके बाद अपन ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं। रिएक्टिविटी क्योंकि किस तरह से रेट बढ़ सकती है, धीरे हो सकती है, इसमें अपना रेजोनेंस या कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो अगली चीज जो अपने सामने आती है निकल के वो ये है कि जैसे अगर अपन अभी अपन ने जनरल देखा कि जैसे अगर अपन को क्लोरीन लगाना है ना, तो क्लोरीन प्लस बनाना पड़ेगा। अब क्लोरीन प्लस कहाँ से लेके आऊंगा मैं, क्लोरीन प्लस तो मिलता नहीं है, अनस्टेबल है, तो उसको रिएक्शन में ही अपन बनाएंगे और ऐसी चीज से बनाएंगे जो आसानी से अवेलेबल हो। तो क्लोरीन का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्लोरीन गैस Cl2। अब Cl2 से अगर आप सोचोगे कि इससे मैं Cl प्लस कैसे बना सकता हूँ, मेरे को Cl प्लस में क्यों इंटरेस्ट है, Cl माइनस भी तो है, देखो Cl माइनस तो बहुत अवेलेबल है, NaCl में Cl माइनस है, Cl माइनस को क्यों नहीं ले सकता मैं काम में। क्या Cl माइनस से ये बेंजीन पे लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, क्योंकि Cl माइनस तो क्या है, अगर बेंजीन पे आया तो रिपेल हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, बेंजीन पे रिपेल हो जाएगा, क्यों, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, Cl माइनस के पास भी इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपेल हो जाएगा। मेरे को चाहिए Cl प्लस। अब Cl प्लस कहाँ से लेंगे, हम्म कर लेंगे कौन से। हाँ कहाँ से लेंगे, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने, कहाँ से लेके आएंगे, उसको अपन को ही क्रिएट करना पड़ेगा, अपन को ही बनाना पड़ेगा, और रिएक्शन के दौरान ही बनाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि कहीं Cl प्लस बाहर से लाके अपन ने रिएजेंट हो, क्योंकि वो तो इंटरमीडिएट है, बहुत अनस्टेबल होगा। सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट ले आए तो। हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हो सकता है, और अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा करते सर हैं। मैंने सुना लैब्स के अंदर भी एलिमेंट बनते हैं, जैसे कुछ हाँ, ट्रैप। लैब के अंदर भी बनते हैं एलिमेंट, लेकिन वो बहुत एडवांस लैब होती है, अपने ऐसे स्कूल की लैब जैसी नहीं होती, यस सर। न्यूक्लियर लेबोरेटरीज, यस सर। जिसमें ये जो अभी जो नए एलिमेंट है 118 के आसपास वाले वो है। सर आई थिंक 24 ऐसे कुछ बने लैब के अंदर जो। ट्रांस यूरेनिक जितने भी है ना, ट्रांस यूरेनिक यूरेनियम के बाद वाले, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। यस सर। दो न्यूक्लियस कोलाइड करते हैं, न्यूक्लियस ज्वाइन होते हैं, फिर वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें इतने प्रोटॉन इतने न्यूक्लियस वो न्यूट्रॉन्स है, तो टूटे आते हैं वापस से छोटे एलिमेंट्स।
तो बात ये है कि अपन Cl+ जनरेट कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, आप लेंगे एक चीज जिसको कहते हैं लुईस एसिड कैटलिस्ट। अपन ने ऊपर वाले मैकेनिज्म में डायरेक्ट E+ लिख दिया था, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि E+ बनने में भी 1-2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और यही स्टेप मैं बताना चाहूंगा कि Cl+ कहाँ से आया। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट लेना पड़ेगा आपको। ये लुईस एसिड कैटलिस्ट FeCl3 हो सकता है या AlCl3 भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने खाली बॉक्स लगाया है ना, ये खाली ऑर्बिटल होगा। जैसे एल्यूमिनियम पे वेकेंट p ऑर्बिटल है ना, जो प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और अपन जानते हैं इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, ठीक है। अगर और इससे Cl+ जनरेट हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा, है ना। यस सर। अब ये Cl+ इससे कैसे जनरेट होगा, देखो Cl के पास 3-3 लोन पेयर है। ये ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ऐसे आइडियल है। और जैसे ही अपने लुईस एसिड लिया, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके पास तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं था, तो ये उससे बॉन्ड बना लेगा Cl Al Cl3, ठीक है। इसके लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, Cl अपना लोन पेयर दे देगा कि ठीक है बना ले बॉन्ड। Cl पे आ गया प्लस और AlCl3 पे आ गया माइनस, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसके नहीं थे, अब बॉन्ड बना लिया। अब देखा जाए तो पहले जो Cl2 था, जब दोनों क्लोरीन एटम थे, एक जैसे एटम एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थे, अब वो क्या बन गया, Cl और Cl+ बन गया। अब ये ज्यादा पोलर हो चुका, अंतर ज्यादा हो गया ना Cl और Cl+ में, और Cl+ जो है इलेक्ट्रॉन खींचना चाहे। सर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल सही बोला। या तो एरो लगा दो, या एरो ना लगाओ तो चार्जेस दिखा दो, जैसे मैंने दिखाया। तो अब ये ज्यादा पोलर हो गया, ये बात तो मान रहे हो, Cl और Cl+। अब ये Cl+ इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, Cl+ इलेक्ट्रॉन खींच के निकल जाएगा। समझ आया। ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन पे अटैक करेगा। अब आगे का स्टेप तो सारा वैसा का वैसा ही है जो अपन ने ऊपर देखा था। ये बेंजीन पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो यहाँ पे H और Cl, ये प्लस, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो आपका सर अगर हम फ्लोरीन इंट्रोड्यूस कर देते, जैसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, तो भी हो जाता। फ्लोरीन अपन डायरेक्टली नहीं कराते, वो तो कुछ रिएक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। फ्लोरिनेशन की ये दिक्कत रहती है कि वो हाईली एक्सोथर्मिक है और अनकंट्रोलेबल है। ओके सर। तो एक बार रिएक्शन स्टार्ट होता है, हीट निकलती है, क्योंकि फ्लोरीन के जो बॉन्ड बनते हैं ना बहुत छोटा है, तो मजबूत बनते हैं, तो हीट ज्यादा निकलती है। अब हीट निकलती है तो उससे क्या होता है, हीट निकलेगी तो आपका रिएक्शन रेट और फास्ट होगा, है ना। और फास्ट होगा तो और ज्यादा रिएक्शन होगा, और फास्ट होगा, और हीट निकलेगी। तो फ्लोरिनेशन इज नेवर कैरिड आउट डायरेक्टली। Cl- यहाँ से रिमूव होके H+ तोड़ लिया इसने, और ये इस तरह तो से सर हम फ्लोरीन का कोई कंपाउंड ले सकते हैं। क्लोरीन का बिल्कुल कंपाउंड ले सकते हो, आयनिक कंपाउंड भी ले सकते हो। क्लोरीन के कंपाउंड आते हैं, लेकिन वो कम होते हैं, वो सॉल्ट सब्स्टिबल होते हैं बहुत सारे। ओके सर। तो जो सबसे कॉमन रिएक्शन है जिससे आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, वो यही है। समझ आ गया। तो यहाँ यस। पर अगर आप जैसे, अच्छा ऐसे भी लिखा रहता है Cl2 और Fe। लाइट में लेते, लाइट में तो एल्केन्स पे हैलोजनेशन होता है ना। तो ये Fe जो है डार्क के अंदर क्या बन जाएगा, FeCl3, लुईस एसिड कैटलिस्ट बन जाएगा। और वो कैटलिस्ट Cl2 एक्सेस में लोगे
जो कुछ तो FeCl3 बन जाएगा, FeCl3 से Cl2 से Cl प्लस बनाएगा और वो अटैक कर देगा। समझ आया? यस। तो ये हेलोजिनेशन हो गया। ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो। आयोडीनेशन में दिक्कत ये होती है कि वो रिवर्सिबल होता है, तो उसमें अपन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेने पड़ते हैं। ठीक है, आयोडीनेशन जो होगा, अगर आप आयोडीन लगा रहे हो तो आयोडीन का रेट जो होगा रिवर्सिबल होता है बहुत ज्यादा, पता रिएक्शन आगे नहीं जाता, पीछे ही रहता है। तो आप इस परिस्थिति में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैटलिस्ट लेते हो जो रिएक्शन को HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और इससे रिएक्शन आगे होने लगता है। ठीक है, रोशनी बेटा, यू आर इन विच क्लास? 11th और 12th? Sir, 11th. ओके बेटा, तो आई एम डिस्कसिंग सम एरोमेटिक केमिस्ट्री, बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड है कैसे बनाए जा सकते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन तो अभी KVPY में आया था, वो डायरेक्ट यही था। इस तरह के 4 ऑप्शंस दे रखे थे और पूछा था आपसे कि इसका इंटरमीडिएट का इलेक्ट्रो E प्लस जब बेंजीन पे अटैक करता है तो कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ऐसे 4 ऑप्शंस दे रखे थे, आपको थोड़ा ढंग से सिलेक्ट करना है, देखना ढंग से, Okay, और sir. आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक चीज जो आ चुकी है अभी KVPY में। फिर रेट और ये सब अपन क्लोरीनेशन की बात कर रहे थे कि क्लोरीनेशन कैसे कर सकते हैं या हेलोजिनेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हेलोजन और लुईस एसिड लेना पड़ेगा। रेट जो है इलेक्ट्रोफाइल के लगने पे डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेप पे। सेकंड स्टेप जो H का हटना होता है उस पर रेट डिपेंड नहीं करता। तो इन तीनों का रेट बराबर आया, अपन ने ये देखा अभी। ठीक है, तो ये हेलोजिनेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह से अपन अगला इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, जिसमें अभी क्वेश्चन आया था रिसेंट KVPY में और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, वो मैं बताता हूँ। अब मैं बात करता हूँ फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन की। एल्काइलेशन किसको कहते हैं? बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप लगाना। और एल्काइल ग्रुप कैसे लगा सकते हो? जैसे मैं मेथाइल लगाना चाहता हूँ, CH3 लगाना चाहता हूँ, तो आई वांट दैट form of CH3 plus. How can I get this CH3 plus? From where can I get it? It is not a neutral compound. CH3 plus को न्यूट्रल कंपाउंड तो नहीं है जो अपन को बना बनाया मिल जाए, रेडीली मिल जाए, है ना। CH3 प्लस तो एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट अपन को कैसे कैसे बनाएंगे अपन। ठीक है, तो CH3 प्लस का मतलब कार्बन से कोई ग्रुप हट गया जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जिससे CH3 पे प्लस आ गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला ग्रुप लगा दो, और इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला ग्रुप कौन सा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, और ये CH3 प्लस होगा, बन जाएगा इजीली। और इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला जो ग्रुप है आपका, ये सबसे कॉमन ग्रुप तो हेलोजेंस ही है ना। CH3Cl ले लिया जैसे अपन ने, और यहाँ पे अपन ने ये देखा कि ये भी अपने आप तो नहीं हटने वाला है, क्योंकि तो न्यूट्रल कंपाउंड है, ऐसे अपने आप नहीं टूटने वाला Cl। ठीक है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए भी अपन लुईस एसिड कैटलिस्ट की मदद ले लेंगे, AlCl3। AlCl3 जो है एक कैटलिस्ट है जिसके पास वेकेंट और वाइटलेस के बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो ये क्या करेगा? Cl से लोन पेयर ले लेगा, और लोन पेयर ले लेगा तो आपका अब देखिए, ये
जो CCl बॉन्ड है ज्यादा पोलर हो चुका है और ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा कैसे, CH3 प्लस और Cl और Al Cl3 माइनस में ये CH3 प्लस, वही स्टेप, ये स्टेप तो सभी में कॉमन है। ये तो एक देखिए यहाँ पे भी कॉमन है। एक बार प्लस जनरेट हो गया आपका, अगर आपका प्लस वाला केटायन जनरेट हो गया तो उसके बाद तो बेंजीन पे अटैक कर ही देगा, क्योंकि बेंजीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि रेजोनेंस कर रहे हैं। इसने खींचा, पाई बॉन्ड को बाहर खींच लिया, और पाई बॉन्ड को बाहर खींचा तो ये CH3 आया और ये प्लस यहाँ आ गया, क्योंकि पाई बॉन्ड ऐसे था, पाई बॉन्ड निकल के बाहर चला गया। तो जहां से पाई बॉन्ड टूट के गया, जहां से बॉन्ड कम हुए वहां प्लस चार्ज आ जाएगा। आप देखिए ऊपर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ तो अभी भी उतने ही बॉन्ड है। एक H भी लगा हुआ है जो अब अपन शो कर रहे हैं, पहले शो नहीं किया था। ये RDS होता है, स्लो स्टेप होता है। अब इसके बाद ये भी ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, जो Cl माइनस टूट के निकला था, AlCl3 ने हेल्प की थी उसको प्लस बना के निकालने में। अब वो Cl जो है वापस से रिवर्सिबल होता है, ये तो वापस से लग सकता है। ये जो Cl माइनस है ये वापस से निकल के H प्लस को तोड़ लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस से अंदर चले जाएंगे और इससे ये कंपाउंड जो है आपका एरोमेटिसिटी अपनी रिगेन कर पाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? वापस Yes, से एरोमेटिक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एरोमेटिक का मतलब स्टेबलाइजेशन। 150 किलो जूल का स्टेबलाइजेशन हो जाता है ना इससे। तो एरोमेटिक का मतलब स्टेबलाइजेशन, और ये स्टेबलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। एक बार अपन ने स्टेबलाइजेशन कर दिया तो ये आपकी बेंजीन वापस से रीजनरेट हो जाएगी। और ये यहाँ पे जो कंपाउंड मिला इसका कॉमन नेम क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? methyl benzene. मिथाइल बेंजीन। और भी कॉमन नेम? सूरत बताओ, मोहम्मद, रोशनी, ऋषिक। एक मिनट। इसका कॉमन नेम, टोलुइन। हाँ टोल्यूइन। ये टोल्यूइन है, ये इसका कॉमन नेम है, टोल्यूइन बन गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि अब टोल्यूइन पे दो तरह से क्लोरीनेशन कर सकते हो आप। एक तो यहाँ पर और एक बेंजीन रिंग पे। कब कौन सा कर सकते हो? अगर आप Cl2 और लाइट लेते हो, लाइट, ये तो फोटो एलोजिनेशन है। फोटो एलोजिनेशन किसके ऊपर होता है बताओ? फोटो एलोजिनेशन किसके ऊपर होगा? एरोमेटिक पे होता है या एलिफेटिक पे होता है? जल्दी बताओ। सर रिपीट कर दोगे कि आपने क्या बोला? फोटो एलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन कर रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो किस पे होगा? लाइट की प्रेजेंस। किस पे होगा ऋषिक? मोहम्मद, रोशनी, सूरत बताओ। और आपने कौन से दो बोले थे? ये है फोटो, हाँ ये अगर मैं क्लोरीन लेता हूँ लाइट की प्रेजेंस में, ये लाइट लिखा है, फोटोन की एनर्जी लिखी है मैंने, ठीक है? तो कहाँ लगेगा क्लोरीन? नहीं सर। हाँ मोहम्मद बताओ। सर पता नहीं। लाइट की प्रेजेंस में तो क्या होता है कि ये ऐसे टूटता है, लाइट एनर्जी देती है तो क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल बन जाता है, फिर ये H को तोड़ता है इसको,
ये क्लोरीन रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, है ना, ये भी। और ये बेंजीन पे अटैक नहीं करवाते अपन, ये बाहर अटैक करवाते हैं साइड चेन पे। तो ये जो क्लोरीन रेडिकल है, ये टोलिन, टोलिन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, PHCH3, इसके H से जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर ये वापस से क्लोरीन को तोड़ के अपने ऊपर लगा लेगा एक और नए क्लोरीन को। ये कहलाता है फोटो हेलोजिनेशन प्रोसेस। लगा अपन क्लोरीन है, लेकिन ये ऊपर वाले क्लोरीन से अलग तरीके से लगा है। ऊपर वाला जो क्लोरीन है, देखो ये कैसे लगा, ये Cl+ बन के लगा, क्योंकि वो बेंजीन रिंग पे लग रहा था, देखा आपने। तो बेंजीन रिंग पे जो क्लोरीन लगाना है वो अपन ने Cl+ बना के लगाया, और Cl+ बनाने के लिए अपन ने लुईस एसिड लिया। लेकिन जो बेंजीन के साइड चेन या एल्काइल ग्रुप पे लगाना है, टोलिन में मिथाइल जो है वो एल्काइल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, और अगर इस पे आपको लगाना है तो आप Cl2H लेंगे, और Cl2H लेके आपको जो क्लोरीन लगा हुआ मिलेगा वो CH2Cl है ना, यहाँ पे साइड चेन पे लगा हुआ मिलेगा लाइट की प्रेजेंस में। तो इसको अपन कहते हैं फोटो हेलोजिनेशन। समझ आया, ये प्रोसेस पूरा ऐसे होता है। लेकिन अगर अपन बेंजीन पे लगाना चाहते हैं तो अपन को Cl+ बनाना पड़ेगा, तो अपन को Cl2H करना पड़ेगा, सॉरी Cl2H नहीं, लाइट में Cl2, होता है या नेचुरल कोई भी लाइट में? कोई भी लाइट नहीं होगी, ये लाइट की जो यूवी। एनर्जी है फोटोन की, ये यूवी में होगी, क्योंकि यूवी लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है, और एक क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी का फोटोन दोगे तभी वो बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन है ये होमोलिटिक क्लीवेज है, ये भी ध्यान दीजिए आप। वो ऊपर जो था हेट्रोलिसिस था, लुईस एसिड में तो क्लोरीन से जुड़ के एक को प्लस बना के तोड़ के ले गया, और Cl इलेक्ट्रॉन के साथ गया। इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा है बॉन्ड का बराबर बराबर नहीं हुआ, एक पे प्लस आया एक पे माइनस आया। यहाँ तो आपने क्लोरीन है कोई इससे जुड़ा नहीं है, आपने जस्ट इसको एनर्जी दी, फोटोन लाइट के दिए तो टूट के अलग हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है देखो बराबर बराबर, तो इसको ये होमोलिसिस है, ये फोटो हेलोजिनेशन कहलाता है लाइट की प्रेजेंस में। और ये एरोमेटिक का नहीं है, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स की पहचान है। एल्केन्स पे भी आप करते हो ये का यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस करते हो एल्केन्स पे भी, ठीक है। तो ये आपकी पहचान है एलिफेटिक कंपाउंड्स की, जो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप वो मिथाइल है, तो उसका एस टूट गया और फिर ये सी रेडिकल बना, और ये भी बहुत स्टेबल है, आसानी से बन भी सकता है, क्योंकि ये भी रेजोनेंस करेगा और एक क्लोरीन के रेडिकल को तोड़ के आपका Cl बना लेगा। समझ में आया, ठीक है। लेकिन अगर आप बेंजीन पे लगाना चाहते हो तो क्या करोगे, तो नीचे वाला स्टेप है, सूरज ऋषिक मोहम्मद, अगर आपका मन बेंजीन पे लगाने का है क्लोरीन को तो आप कैसे लगाओगे? सर उसको हम्म, सर Cl+ बना के। बना के, गुड। और Cl+ बनाने के लिए अपन AlCl3 लुईस कोई लुईस एसिड। एसिड कैटलिस्ट ले लेंगे, या फिर ZnCl2 ले लेंगे। अब Cl+ तो बन जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बोला आपने। अब मेरा सवाल ये है कि Cl जो है कहाँ लगेगा, क्योंकि एक ग्रुप तो पहले से प्रेजेंट है, ये तो कहलाता है ऑर्थो, ये दोनों पोजीशंस ऑर्थो कहलाती हैं। ये दोनों पोजीशंस एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो लगा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में, कोई लगा हुआ नहीं है हेक्सागन है तब तो कोई ऑर्थो कोई मेटा कोई पैरा नहीं है, तब तो सारी जगह। लेकिन एक मिथाइल अगर जुड़ा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में जो साइड वाला ग्रुप है वो ऑर्थो है, फिर मेटा है, फिर पैरा है, ठीक है। तो Cl कहाँ लग सकता है?
मिथाइल के कितने तीनों बराबर बनेंगे या ज्यादा बनेंगे, कम बनेंगे, क्या लगता है? ये सर भी अपना पैरा पे इसमें है। पैरा पे। और क्यों? सर वो अट्रैक्ट कम करेगा मिथाइल में इसको। हाँ देखो, एक तो ये बात है कि या तो आपके ऑर्थो और पैरा बनते हैं, ऐसा होता है, ये ज्यादा बनते हैं, ये है मेटा, ये है माइनर, कम बनता है, या फिर मेटा ज्यादा बनता है और ऑर्थो और पैरा कम बनता है, ऐसा होता है। ऑर्थो और पैरा साथ साथ बनते हैं, बनेंगे तो ऑर्थो पैरा बनेंगे और मेटा कम बनेगा, वो डिपेंड करता है ग्रुप पे। अगर ये जो ग्रुप है इसको अपन कहते हैं ओरिएंटेशन। अगर ग्रुप कोई लगा हुआ है और वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, आपका आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो या पैरा की तरफ डायरेक्ट करे, ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ लगाया, यहाँ लगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। नहीं, ग्रुप जी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि मतलब ये ऑर्थो पैरा ज्यादा मिलेंगे, मेटा कम मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप जी जो है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे डायरेक्ट करे, तो ये ग्रुप जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, सर इस केस में सारा मेटा बन जाएगा, मेटा पैरा। मतलब ज्यादा बनेगा मेटा, मेटा ज्यादा बनेगा, ऑर्थो पैरा कम बनेंगे, ऑर्थो पैरा। ओके सर। तो सर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है या ग्रुप पे डिपेंड करता है कौन सा होगा? ये ग्रुप पे डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं जनरली, मोस्टली, सारे नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन मोस्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि एग्जांपल है आपका NO2, ये सभी आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है तो पैरा डायरेक्टिंग है जनरली, मोस्टली। इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप आ गए जैसे जिन पे लोन पेयर होता है, O- आ गया आपका, O- पे लोन पेयर है NH2, ठीक है, NH2 के बाद OH हो गया, यहाँ पे भी लोन पेयर है, OCH3 हो गया, और ये रेजोनेंस पे निर्भर करता है। NHCOCH3 हो गया आपका। एल्काइल ग्रुप हो गए मिथाइल, इथाइल, CH2CH3, प्रोपाइल, है ना, ब्यूटाइल, ये सब टर्सरी ब्यूटाइल, ये सारे ग्रुप आपके एल्काइल ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हेलोजेंस भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ग्रुप से कैसे मालूम पड़ता है कि वो ऑर्थो पैरा है या मेटा है? कुछ आइडिया? सूरत बताओ, मोहम्मद, जल्दी बताओ। क्या सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या क्या चीज? बताना?
हाँ, कि ग्रुप से कैसे मालूम पड़ता है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? उसकी नेचर से कि ग्रुप में कैसे मालूम पड़ेगा? नेचर हम्म, विथड्रॉ कर रहा है या गिव कर रहा है। हाँ, तो उसका रेजोनेंस करके देख लो आप। जैसे ये है NH2, अब NH2 पे यहाँ पे लोन पेयर होता है ना? अब ये लोन पेयर ये ले तो सकता नहीं है, क्योंकि NH2 पे तो 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं नाइट्रोजन पे, और 8 है। देखो, 2 4 3 तो बॉन्ड है, 2 H के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेगा तो नहीं। हाँ, ये जो इसका लोन पेयर है, ये पास वाले जो p ऑर्बिटल जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन जिसके, उसमें अगर ओवरलैप हो जाए तो ये भी उनके साथ ही डीलोकलाइज हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, है ना? उसको अपन इस तरह से दिखा रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख के। इसका कॉमन नेम है एनिलीन। ठीक है, तो इसके काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं ये, तो और 12th में भी दे रखे हैं, क्योंकि कॉमन टॉपिक है। तो लोन पेयर जब ऐसे आता है तो इस कार्बन में अगर आप देखेंगे तो कितने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, किसी को पुश करके ऐसे साइड में हो जाएगा। तो ये ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर से अपन लिखकर इसके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा देंगे कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन के NH2 पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके दिए जाने से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो रही है। तो अपन अगर लोन पेयर को एक तरफ डालते हैं तो दूसरे पाई बॉन्ड को वहां से हटाना पड़ेगा। वो इसलिए हटा रहे हैं ताकि अपने 4 बॉन्ड बने रहे। तो कार्बन का ये है कि 5 बॉन्ड मत बनाना, आप कुछ भी कर लो। तो NH2 प्लस 4 बॉन्ड आ गए, या तो इसने दे दिए थे अपने इलेक्ट्रॉन। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ऐसे 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 आ रहा है। ठीक है, फिर ये ऐसे अंदर गया और इधर से ऐसे आया, तो ये NH2 बन गया। समझ में आ गया? यस तो ये एनिलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब इसमें जब हाइब्रिड अगर आप देखोगे, या एक एक स्ट्रक्चर करके भी देख सकते हो कि NH2 की जो इलेक्ट्रॉन, या आप खुद भी ड्रॉ करके देखना, काफी सारे स्ट्रक्चर्स आपके समझ में आ जाएंगे इससे, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अंदर जा रही है, इससे N पे प्लस आ रहा है, वो ऑर्थो पे, पैरा पर और ऑर्थो पे इंक्रीज होगी। अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहाँ अटैक करेगा आसानी से? जहां उसको इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो जाए। इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कहाँ पर? ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो वहां पे ज्यादा इजीली अवेलेबल है। समझ आ रहा है? मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही है, बहुत ज्यादा है, कोई इंक्रीज नहीं हुई है, तो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, तो इस कारण से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाता है, और ये हाईली एक्टिवेटिंग भी कहलाता है। समझ आया? यस यस सर। मतलब यहाँ पे तुम इलेक्ट्रोफाइल डालोगे और एक साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। बेंजीन के मुकाबले मिलियन टाइम्स, मतलब 10 लाख टाइम ज्यादा जल्दी होता है यहाँ पे रिएक्शन। इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल को इन्विटेशन बढ़ गया एक तरह से, आप ऐसे देखिए। इट इज मिलियन टाइम्स मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नाइट्रोबेंजीन, इसका बिल्कुल उल्टा, वो बेंजीन के मुकाबले मिलियन टाइम्स धीरे रिएक्ट करता है, बेंजीन से भी मिलियन टाइम्स स्लोअर नाइट्रोबेंजीन देखे अपन। सर क्या बोला अभी आपने? हाँ, बेंजीन से मिलियन टाइम्स 10 लाख गुना धीरे रिएक्ट करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है नाइट्रोबेंजीन पर एनिलीन पर, ये तो एनिलीन है,
एनिलीन पे तो जल्दी होगा, कितना जल्दी होगा, कितना फास्ट होगा, 10⁻⁶ टाइम फास्टर बेंजीन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो रिएक्शन जल्दी होने लगेगा। और नाइट्रोबेंजीन जो है उस पे अगर तुम दूसरा इलेक्ट्रोफाइल वापस से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहोगे तो वो धीरे होता है बहुत। कितना धीरे? बेंजीन के मुकाबले 10 लाख गुना धीरे। समझ आया? मिलियन टाइम्स स्लोअर। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब इस नाइट्रोबेंजीन को भी मैं डिटेल स्ट्रक्चर लिखूं तो देखो ऐसा है, ठीक है। तो ये ऐसे खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, और खींचेगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा तो बनाएगा नहीं, तो ये आपका ऐसा होगा, O- हो गया, ये भी O- हो गया, और डबल बॉन्ड आ गया, ये प्लस आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो पाई बॉन्ड खींचा अंदर से खींचा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकल गई तो यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ तो कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ तो अभी भी 4 बॉन्ड है, देखिए आप, ये प्लस आ जाएगा। अच्छा, प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस आगे कहीं लूज इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, पाई बॉन्ड है, इससे खींच लेगा। तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख के आप पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी ऑर्गेनिक की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जितने भी लोन पेयर वाले ग्रुप है उनके इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन में आएंगे, और ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज आएगा जिससे रेट बढ़ जाती है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पे पाई बॉन्ड लगे हुए हैं और लोन पेयर नहीं है और पाई बॉन्ड की दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो वो खींचते हैं। तो अगर अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ओवरऑल तो स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड आ रहा है, इससे अपन को पूरी बात समझ में आ रही है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा कि धीरे करेगा? बेंजीन से कंपेयर करो, क्योंकि बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है तो वो रेफरेंस मानो आप। तो बेंजीन के मुकाबले रिएक्शन जल्दी होगा कि धीरे होगा नाइट्रोबेंजीन पर? ऋषिक बताओ, मोहम्मद, सूरत। जल्दी होगा कि धीरे होगा? सर क्या एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, इसका रेट जो है बेंजीन के मुकाबले ज्यादा होगा या कम होगा? कैसे रिपीट कर दो? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन का रेट नाइट्रोबेंजीन पर बेंजीन से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? कम। कम। क्यों? हाँ, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, बाहर चली गई है। किसने खींच ली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर? NO2 ने बाहर खींच ली। देखो आप, NO2 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींच लिया, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। और कम होने से ऑर्थो और पैरा पे तो प्लस आ गया है। कहाँ ज्यादा कम हुई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? सभी जगह बेंजीन में बराबर तरीके से कम हुई है, कुछ खास जगहों पे ज्यादा कम हुई है? ऑर्थो पैरा पे ज्यादा कम हुई है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो प्लस चार्ज आ गया। तो अगर ऑर्थो पैरा पे से ज्यादा कम हुई है तो ओवरऑल तो कम हो ही गई है, लेकिन ऑर्थो पैरा पे से ज्यादा कम हुई है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, ये किधर अटैक करेगा?
कहाँ टेक कराऊं? ऑर्थो पे कराऊं, मेटा पे कराऊं, पैरा पे कराना है? कहाँ टेक कराना है इसको, इलेक्ट्रोफाइल को, ई प्लस को? सर बताइए सर। हाँ, ऑर्थो। ऑर्थो पे कराना है ऋषिक? सर N2 के केस में ना, हाँ, NO2 के केस में, हाँ इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर मेटा पे क्योंकि सर ऑर्थो और पैरा पे कम हो जाएगी ना डेंसिटी और N2। हाँ, ऑर्थो और पैरा पे नहीं कराना है इसको, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, प्लस आ चुका, और ये अगर ऑर्थो पैरा की तरफ बढ़ा भी तो क्या होगा मोहम्मद, रिपेल हो जाएगा और रिएक्शन सक्सेसफुली मुश्किल होगा बहुत ज्यादा। कहने का ये मतलब है। हाँ, लेकिन अगर मेटा की तरफ जाता है ये, तो मेटा की तरफ आसानी से रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि मेटा पे ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन नहीं है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगाना है अपन को, वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये तो ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। और डीएक्टिवेटिंग, इसका मतलब समझ में आ गया? डीएक्टिवेटिंग का मतलब बेंजीन के मुकाबले इसका रेट जो है बहुत स्लोअर है। यस सर। ठीक है, अगर अपन टोलिन को देखें जो अपना क्वेश्चन था, तो टोलिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है टोलिन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अगर आपको ज्यादा है जानने की इच्छा, तो इसमें एक हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट है, अगर आपको पता हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा ये। हाइपर कॉन्जुगेशन का मैं एक स्ट्रक्चर आपको लिख के बता देता हूँ, जिसमें जैसे एनिलीन के अंदर तो NH2 का N का लोन पेयर अंदर आ रहा था। 11th में है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, 11th में है ना, बिल्कुल है। सर कौन से चैप्टर में? ये पहले चैप्टर में ऑर्गेनिक के GOC में, बेसिक प्रिंसिपल। ओके सर। तो यहाँ पे हालांकि रेजोनेंस जितना अच्छी तरह से तो नहीं होता, लेकिन फिर भी काफी असरदार रहता है। और इसमें जितने हाइड्रोजन होंगे, वो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन, जिनको अपन अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, वो हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं प्लस H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन का दिया जाना, जिसमें CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइज होते हैं। इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ती है वो ऑर्थो और पैरा पे बढ़ती है, जैसा कि अपन ने देखा, और कम होती है तो भी ऑर्थो पैरा पे कम होती है। तो इसका आंसर होगा ये वाला और ये वाला। समझ आया? ऑर्थो पैरा मेजर हुआ। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? बताएं जरा, ऋषिक, मोहम्मद। नाइट्रोबेंजीन के स्ट्रक्चर आपके सामने है, ऊपर लिखे हुए हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सर मैं बताना क्या है? इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? BR कहाँ पे लगेगा? ऑर्थो पे लगेगा। मेटा पे। हाँ, जैसा कि अपन ने अभी ऊपर लिखा है, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
इसलिए मेटा पे लग। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर? यस। अगर आप टोल्यूइन का नाइट्रेशन करेंगे, टोल्यूइन है ये, NO2 ग्रुप लगाने के लिए आप लेते हो HNO3 और H2SO4। तो इससे H2SO4 वाटर रिमूव कर लेता है HNO3 में से, NO2 प्लस बन जाता है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। और ये बेंजीन पे कहाँ लगेगा? सर ये भी मेटा पे। ये मेटा पे नहीं लगेगा, देखो। अच्छा सर, ये ऑर्थो पैरा पे लगेगा सर, ये रेजोनेंस। हाँ हाँ, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण दे रहा है, यस सर। प्लस H इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ये मेजर मेटा भी मिलता है, कम मिलता है, अपन बात उसकी कर रहे हैं जो ज्यादा बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। समझ में आ गया? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो जैसे अभी अपन ने टोलिन बनाया था फ्री क्राफ्ट एल्काइलेशन से, अब इसी तरह से फ्री क्राफ्ट असाइलेशन होता है। असाइलेशन में असाइल असाइल ग्रुप लगाते हो आप। असाइल ग्रुप किसको कहते हैं अपन? असाइल ग्रुप कहते हैं CO RCO प्लस को। तो जैसे अगर अपन को CH3CO प्लस लगाना है तो ऐसे ले लो आप, एक ग्रुप ले लो CH3COCl प्लस, तो कहीं मिलने नहीं वाला आपको ऐसा कोई प्लस वाला ग्रुप, अपन को खुद को ही रिएक्शन में बनाना पड़ेगा, है ना। और AlCl3, ये एनाइट्रस लेते हैं, ड्राई वाटर बिना वाटर वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने हैं इसको। तो ये क्या करेगा, ये Cl से जुड़कर Cl को तोड़ने की कोशिश कर लेगा। ठीक है, और क्या मिला आपको? या पहले इसका लिख देता हूँ मैं। CH3CO प्लस और Cl माइनस Al ने ले लिया, है ना। और ये जो प्लस है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा अपना, बेंजीन पे वही प्लस की तरह जाके इलेक्ट्रॉन खींच के सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वहां से H प्लस हटके Cl माइनस H प्लस तोड़ लेगा बेस की तरह, और अपन को अल्टीमेटली ये लग के मिलेगा। ये पूरा ग्रुप कहलाता है असाइल। और ये जो रिएक्शन है ये कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। समझ में आ गया? इसको अपन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कहेंगे। अब कोई मेरे को बोलता है कि मैं इस पे क्लोरीनेशन वापस से करवा रहा हूँ, तो इस पे क्लोरीन कहाँ लगेगा? असाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा, पैरा पे लगेगा। फिर से सोचिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। हम्म, बताएं।
बताओ जरा ऋषिक, यस सर। क्या आंसर होगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर सोचो इसके कैसे होंगे, देखो। सर इसमें कहाँ लगेगा मैं वो बताना है? हाँ, ऑर्थो पे एक मतलब ये बताना है आपको कि ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सर मेटा डायरेक्टिंग होगा हाँ बिल्कुल सही, सर, मेटा क्योंकि डायरेक्टिंग क्यों? इसमें सर डबल बॉन्ड लगा है उसमें ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। ये ऐसे खींच लेगा, देखो ये भी डबल बॉन्ड है वो भी डबल बॉन्ड है, लेकिन उस डबल बॉन्ड के दूसरे एंड पे वो बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन पे प्लस आ जाएगा यहाँ पर, है ना, फिर यहाँ पर, तो ये इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे लगाना है अपन को। इसका ये तो ऑर्थो हुआ, ये मेटा पैरा मेटा ऑर्थो, तो अपन को यहाँ लगाना है, तो मैं यहाँ Cl लगा देता हूँ। मेजर प्रोडक्ट ये होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो ये बेसिक आपका एनसीईआरटी में भी है, थोड़ा सा एक बार देख लेना, जल्दी जल्दी से बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं बहुत, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है बहुत। ट्रिकी में तो फिर सोचना बहुत ज्यादा डिटेल में पड़ेगा, और बेसिक वाले में जो है वो इजीली आप कर सकते हो। तो यहाँ अच्छा, ये इसका रेट बेंजीन से ज्यादा होगा या कम होगा? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? जैसा कि अपन को यहाँ पर दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींच रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींचने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग की कम हो गई है। अगर ये कम हो गई है तो रेट धीरे हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लिए हैं, इसको कहते हैं रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा है, माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बाहर खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो फिर ये डीएक्टिवेटिंग सबस्ट्रेट होगा, एक्टिवेटिंग नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग जो होता है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक्टिवेटिंग में सबसे आगे यही आएगा। O- सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, NH2 देगा, OH देगा। ये ग्रुप बहुत ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। सर जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट है वो एंजाइम्स के अंदर भी होता है ना? सबस्ट्रेट को जो सर जो उसके एप्लीकेशन है हमारे बायोलॉजी में भी पढ़ाया गया है। अच्छा सेल अच्छा, मॉलिक्यूल। हाँ वो अलग होता है। अपन यहाँ पे जिस पे रिएक्शन हो रहा है उसको भी सबस्ट्रेट कहते हैं। हाँ मैंने भी बायो पढ़ी है, मुझे पता है ना, मेरे पास बायो भी थी, मैथ्स भी थी। ओके ठीक है, सर। तो उसमें भी मेरे को याद आया जैसा कि तुमने बताया, हालांकि मैं इतना टच में नहीं हूँ बायो के, कि उसमें भी सबस्ट्रेट एंजाइम इंटरेक्शन, लॉक एंड की मॉडल। ये सर अभी तो हमारा सिलेबस बहुत पीछे है, तो हमें थोड़ा बहुत पता है, ज्यादा नहीं पता है। सर आपके पास PCMB थी? हाँ, लेकिन मैंने जेई परसू किया। सर और आपने 11th में क्या सोचा था, जेई करने का? 11th में नहीं सोचा था, 12th में सोचा था। अच्छा। तो आपने प्रिपरेशन 12th में की जेई की? 12th में थोड़ी थोड़ी की थी, फिर 12th के बाद ही की, ड्रॉप करके, अच्छा, ओके। है ना। सर आप तो दिन में कितनी देर पढ़ते थे? अब देखो, ड्रॉप करने में तो फिर पढ़ते ही रहना पड़ता है एक्चुअली, अच्छा। है ना। बड़ा मुश्किल से, फिर तब कंपटीशन मतलब ऐसे ही था, बुक्स भी इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो सर वो तब तो पढ़ना पड़ता। सिलेबस और ज्यादा होगा ना? हम्म। तो थोड़ा रिफाइन हाँ, कर दिया है। आजकल तो बहुत डिफाइन कर दिया है, पहले कुछ भी डिफाइन नहीं था, कुछ भी उठ के आया था।
यस सर। जी सर। तो आजकल तो ठीक है, लेकिन आजकल वैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिलेबस से आते हैं लेकिन सिलेबस में ट्रिकी बना देते हैं। सर इस बार मैंने सुना है कि जो जिसने एडवांस में टॉप किया उसके 96% आए। हाँ, तो तैयारी आजकल लोग ज्यादा करने लगे हैं और मतलब नंबर भी बहुत ज्यादा आने लगे हैं। ये है, ये तो हो गया है, कंपटीशन आजकल ज्यादा टफ हो गया है। सही है, बिल्कुल, मतलब आ जाते हैं आजकल बच्चों के, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आ नहीं सकते, करोगे तो आ जाएंगे, जो सबके आ जाएंगे, तुम्हारे भी आ जाएंगे, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैंने मैथ्स नहीं दे रखी। नहीं, हाँ वो ठीक है, जो भी तुम एग्जाम कर रहे हो, नीट में भी क्वेश्चन जो आते हैं वो ट्रिकी आते हैं कई। जी सर। एक बार नीट का क्वेश्चन, जेईई एडवांस में क्वेश्चन ऐसे नहीं आया जैसा नीट में आ गया, ऐसा पेपर आया था, कुछ ऐसे पॉइंट्स आए थे जो जेईई एडवांस ने आज तक नहीं पूछे, नीट ने पूछ लिए थे। हाँ, तो उसमें वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वैसे ट्रिकी होते हैं कि उसमें सोचना पड़ता है आपको कि क्या करना है, कैसे सोच, मतलब वो स्टेटमेंट जो लिखे होते हैं उनको बहुत एनालाइज करना पड़ता है, उसके लिए अपन को अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, जब भी अपन कर पाएंगे, है ना। तो ये आपका बेसिक ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी हो गया 11th के बुक में से, थोड़ा सा और देख लेना, ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं अपन। क्लियर? तो यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड करता हूँ मैं क्लास। बाय एवरीवन, टेक